वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारी जो चल रहा था समरूप विद्युत क्षेत्र में बल और बलागुण के बारे में हमने बात कर ली थी। एक समरूप विद्युत क्षेत्र था, उसमें कोई भी एक द्विध्रुव इस तरह से रखा हुआ था थीटा एंगल बनाते हुए। तो उसके लिए हमने ए पॉइंट बात की थी बल और बलागुण की। सेकंड पॉइंट हमने बात कर ली थी, उस पर किया गया कार्य थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में। अब द्विध्रुव की समरूप विद्युत क्षेत्र में हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है कि कोई भी एक समरूप विद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई भी एक द्विध्रुव रखा हुआ है, तो उसमें उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखें, स्थितिज ऊर्जा एक तरह से कार्य का ही रूप होता है। जो भी हम वर्क डन वहां पर कर रहे हैं, कोई भी कार्य विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया जा रहा है, तो वो किया गया कार्य ही किसके रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो कोई भी द्विध्रुव है, यदि हम उसको थीटा इक्वल टू π/2 डिग्री से π/2 से किसी थीटा एंगल तक, किसी थीटा इक्वल टू π/2 से किसी थीटा एंगल तक अगर हम घुमाएं, थीटा तक एंगल तक हम अगर उसको घुमा रहे हैं, तो घुमाने में जो भी हमें वर्क डन करना होगा वह वर्क डन ही किसके रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो W इक्वल टू हम कितना लिख रहे थे, टॉ डी थीटा, कहां से कहां तक घुमा रहे हैं उसको, थीटा इक्वल टू π/2 से थीटा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये π/2 कैसे लिया जा रहा है, कि π/2 से हम क्यों घुमा रहे हैं। जिस तरह से हम ये मान रहे हैं, तो π/2 इस तरह से हो जाएगा प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज। तो इसको हम एक तरह से रेफरेंस एक्सिस मान रहे हैं। जब थीटा इक्वल टू यहाँ पर कितना है 90 डिग्री है, तो इसको हम जेड एक्सिस क्या मान रहे हैं, संदर्भ अक्ष मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं इसको, संदर्भ अक्ष। तो उसके सापेक्ष हम उसको कितना घुमा रहे हैं, संदर्भ अक्ष के सापेक्ष हम उसको कितना घुमा रहे हैं। ठीक है, उस स्थिति को देखना है कि उस मैक्सिमम यहाँ पर बलागुण का मान कितना होगा, मैक्सिमम होगा। टॉय थीटा इक्वल टू 90 पर बलागुण का मान कितना हो रहा था, मैक्सिमम। तो उसके अंतर्गत हमने उसको मान लिया संदर्भ अक्ष। तो उसके सापेक्ष हम इसको किसी थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 या इधर घुमा रहे हैं, तो उसको घुमाने में जितना भी कार्य हमें करना पड़ रहा होगा, उस कार्य को ही हम किसके रूप में मानेंगे, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/2 थीटा, इसको लिख देंगे हम PE sin थीटा डी थीटा। तो PE sin थीटा का माइनस की cos थीटा, और इसका कर देंगे थीटा π/2, कितना हो जाएगा माइनस के PE अपर लिमिट cos थीटा माइनस के cos π/2, और cos π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के PE, ये 0 हो जाएगी, तो माइनस के PE cos थीटा। W इक्वल टू ये हो जाएगा, लिख दें इसको माइनस के PE cos थीटा। द्विध्रुव की समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित ऊर्जा, और देखें इसमें समरूप विद्युत क्षेत्र में समरूप विद्युत क्षेत्र में समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को किसी विशिष्ट दिशा, द्विध्रुव को किसी विशिष्ट दिशा, द्विध्रुव को किसी विशिष्ट दिशा z, किसी विशिष्ट दिशा z, ब्रैकेट में लिख देना थीटा इक्वल टू π/2, किसी विशिष्ट दिशा z, ब्रैकेट में लिख देना थीटा इक्वल टू π/2 से, थीटा इक्वल टू π/2 से, थीटा इक्वल टू π/2 से थीटा कोण तक घुमाने में, थीटा इक्वल टू π/2 से थीटा कोण तक घुमाने में थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात करके पूरा लिख दो इसको, ठीक है। थीटा इक्वल टू π/2 से किसी थीटा कोण तक घुमाने में किया गया जो कार्य होगा वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा।
ये, और पीई कॉस थीटा को हम कितना लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते क्या, या W इक्वल टू माइनस है P वेक्टर डॉट E वेक्टर, A डॉट B कितना होता है, AB cos थीटा, इसी तरह से P डॉट EB कितना हो जाएगा, PE cos थीटा। जैसे P क्रॉस E तो रिप्रेजेंट कर रहा था किसको, बलाघूर्ण को, जबकि माइनस के P डॉट E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, वर्गडन को, स्थितिज ऊर्जा को। तो यह किया गया कार्य किसके रूप में संचित होगा, माइनस के पी डॉट ई स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। बनाना चाहे तो इस चित्र को बना देना, यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है ये दोनों, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो संदर्भ अक्ष जो मान रहे हैं विशिष्ट दिशा जेड के सापेक्ष, उसमें हम जितना घुमाएंगे उसको, उसमें घुमाने में जो कार्य किया जाएगा वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, वहां संचित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। और इसके बाद सेकंड पॉइंट है, समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए बात कर ली थी, अब असमरूप विद्युत क्षेत्र डालना हेडिंग, असमरूप विद्युत क्षेत्र के साथ अन्योन्य क्रिया। सेकंड पॉइंट, असमरूप विद्युत क्षेत्र के साथ अन्योन्य क्रिया। तो असमरूप विद्युत क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अलग अलग होगा, उस क्षेत्र को हम अगर लाइनों से रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। देखो कि यहां पर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन है वो इस तरह से, कहीं पर सघनता अधिक है तो कहीं विरलता है, कहीं सघनता अधिक है तो कहीं सघनता कम है। तो यहाँ सघन है, यहाँ विरल है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्यादा होगा। तो इस तरह से हमने कोई भी एक डाइपोल ले लिया, इसमें यहाँ पर माइनस का क्यू है, यहाँ पर प्लस का क्यू है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान काम कर रहा होगा, ये तो समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के हैं। यहाँ पर पॉइंट मिड में होगा O इस तरह से, और इसका केंद्र होगा, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी d/2, और ये वाली दूरी यहाँ से d/2, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और ये जो एंगल बना रहे हैं जैसे कि यहाँ पर हमने एक्सिस मान लिए इस तरह से, निर्देश तंत्र मान लिया हमने इस तरह से, x, y और z इस तरह से मान लिया। तो x अक्ष के साथ जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये कौन सा एक्सिस रहा, x एक्सिस, इसके साथ जो एंगल बना रहा है इसको मान लिया मान लिया हमने अल्फा, किसके साथ एंगल, x अक्ष के साथ एंगल। अब आप कहेंगे थीटा क्यों नहीं माना, थीटा किस किस के बीच में मानते हैं हम एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड और P के साथ, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा मानते हैं। तो P तो इधर ही होगा, इसका मान लिया चलो कि P तो इधर ही होगा, लेकिन x दिशा में तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट होगा, EX, E वेक्टर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। E वेक्टर के साथ जो एंगल माना जाता है वो थीटा है। यहाँ पर हम कौन सा मानकर चल रहे हैं, अल्फा, जो कि x अक्ष के साथ बनाया गया एंगल है। यहाँ पर चित्र को बनाओ, असमरूप विद्युत क्षेत्र के साथ अन्योन्य क्रिया, और उसमें इस चित्र को बनाओ कि एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, अब ये बताओ यहाँ पर बल का मान शून्य होगा क्या, बल का मान शून्य होगा क्या। यहाँ पर एक प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर, इस वाले प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा F1 मान लिया, वो कितना होगा Q E1,
और इधर जो बल लग रहा होगा इस वाले पर माइनस क्यू चार्ज पर जो बल लग रहा होगा वो इधर लग रहा होगा माइनस के क्यू ई वेक्टर ई टू वेक्टर एफ टू। तो एफ टू और एफ वन क्या बराबर होंगे क्या बताओ? एफ टू और एफ वन क्या बराबर होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि ई वन का मान कुछ होगा और ई टू का मान कुछ होगा। ई वन और ई टू है दोनों बराबर नहीं होंगे, ध्यान रखना। तो इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष बिंदु ओ है, जो केंद्र है इसका द्विध्रुव का, वो हमने मान लिया। इस ओ पॉइंट के जो निर्देशांक है वो कितने हैं? x, y, z। यहाँ निर्देश तंत्र है, उस निर्देश तंत्र के सापेक्ष थोड़ा और बड़ा बनाना चाहो तो बना सकते हो इस तरह से x, y और z। तो इसका जो पॉइंट है ये o डैश मान लिया। o डैश के सापेक्ष जो o का स्थिति सदिश है वो कितना है? x, y, z है, और इतनी दूरी पर वो पॉइंट स्थित है, उसका केंद्र। इस तरह से बनाना, छोटा बना लिया तो काटना मत, वैसे ही रहने देना। अब हमें फोर्स का मान निकालना है, क्योंकि फोर्स का मान वहां पर तो समरूप विद्युत क्षेत्र में तो कितना हो गया था? शून्य हो गया था। यहाँ शून्य नहीं है तो कितना है वो निकालना है। तो देखो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? F इक्वल टू F1 प्लस F2। वहां पर तो दोनों बराबर थे, E1 और E2 बराबर थे समरूप के लिए तो, लेकिन असमरूप विद्युत क्षेत्र के लिए Q E1 वेक्टर और माइनस के Q E2 वेक्टर इस तरह से लिख देंगे। F वेक्टर इक्वल टू इतना हो जाएगा, या हम नॉर्मली लिखें तो F इक्वल टू Q E1 माइनस के Q E2 इस तरह से लिख सकते हैं हम। Q E1 माइनस के Q E2 इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर हम बात करें तो। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखें हम, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी कोई विशिष्ट डायरेक्शन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक सदिश राशि है, तो x दिशा में भी कंपोनेंट होगा, उसका y दिशा में भी कंपोनेंट होगा और z दिशा में भी कंपोनेंट होगा। तो हम केवल x के लिए हम पहले बात कर लेते हैं, x वाले कंपोनेंट्स के लिए बात कर लेते हैं fx। यानी कि हम ये लिख सकते हैं x दिशा में द्विध्रुव पर परिणामी बल कितना होगा? x दिशा में द्विध्रुव पर परिणामी बल कितना होगा? Fx इक्वल टू Q E1 माइनस के Q E2। x दिशा कौन सी है? ये वाली। इस पर टोटल फोर्स कितना लिख रहा है? ये Q E1 माइनस के Q E2। Q E1 को हम कितना लिख सकते हैं? E। अब देखो इसको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इस पॉइंट पर हमने मान लिया x by z पर Ex E by Ez। यहाँ पर जो कंपोनेंट है, जो द्विध्रुव का केंद्र है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मान कितने हैं? Ex E by Ez। इस चीज को बिल्कुल ध्यान करना, जब हमने गॉस का फॉर्मूला निकाला था या डाइवर्जेंस का, जो गॉस का डाइवर्जेंस फॉर्मूला था, तो उसमें हम एक आयतन अल्पांश की कल्पना कर रहे थे। इस तरह से डाइवर्जेंस का फॉर्मूला निकाला था हमने डेल डॉट ए वाला, उसके लिए जो डेरिवेशन किया था उसके केंद्र पर हम Ax A by Az मान रहे थे, और उससे हम यहाँ पर और इससे इधर चल रहे थे या इधर चल रहे थे, उसके अकॉर्डिंग हम उस चीज को निकाल रहे थे। तो वही जैसा काम हमें यहाँ पर भी करना है। तो देखें E1 कहाँ पर है? इस वाले पॉइंट पर है E1। तो यहाँ पर Ex है और इससे कितनी दूरी पर है? ये यहाँ पर कितनी दूरी हो गई? ये वाली ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? d/2 का कौन सा घटक आएगा नीचे? O x, y, z होगा ही। तो ये कितना हो जाएगा? d/2 cos अल्फा हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ से? d/2 cos अल्फा। तो E सफिक्स में लिख दिया x प्लस d/2 cos अल्फा, यानी कि इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का मान कितना होगा? E1 यहाँ पर कितना है? Ex इधर चल रहे हैं तो Ex प्लस d/2 cos अल्फा दूरी पर चाहिए। ये यहाँ तक की दूरी कितनी रही? ये निर्देश तंत्र इसके सापेक्ष x दिशा में, x तो यहाँ तक है, ये और कितना चले? प्लस d/2 cos अल्फा माइनस के Q E2 कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली इस केंद्र के सापेक्ष दूरी ले रहे हैं। जो ये केंद्र है O, उसके सापेक्ष दूरी, इसकी दूरी है x प्लस d/2 cos अल्फा, और इस पॉइंट की दूरी कितनी हो जाएगी? x माइनस के d/2 cos अल्फा। सफिक्स में लिखा है इसको, ठीक है, इस तरह से।
कि इस पॉइंट की दूरी तो कितनी हो जाएगी x प्लस डी बाई टू कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा x माइनस के डी बाई टू कॉस अल्फा। अब इस पर, इस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है हमें। निकाल सकते हो क्या, बताओ कितना होगा? ex तो होगा प्लस में, क्योंकि यहाँ पर कितना होगा, ex पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं तो प्लस, और ex में दूरी x के साथ परिवर्तन कितना हो जाएगा, डेल ex अपॉन डेल x। तो कितनी दूरी चलेंगे यहाँ से यहाँ तक, डी बाई टू कॉस अल्फा। कितनी दूरी चलेंगे, डी बाई टू कॉस अल्फा। तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू माइनस की क्यू एक्स माइनस इस E2 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो E2 की वैल्यू हम कितनी निकालेंगे, Ex तो केंद्र पर होगा, और केंद्र से Ex में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन कितना होगा, डेल Ex अपॉन डेल x। और कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए माइनस की कितना हो जाएगा, डी बाई टू कॉस अल्फा। ये समझ में आया नहीं आया, दोबारा देखो। E1 और E2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। E1 इस पर है, E2 इस पर है, यहाँ पर, ठीक है। इस पर हमें वैल्यू पता है Ex है, तो Ex में कितना परिवर्तन होगा, आगे चल रहे हैं तो डेल Ex अपॉन डेल x। कितनी दूरी चलेंगी, डी बाई टू कॉस अल्फा, तो इतना चेंजेज आ जाएगा। इसमें चलेंगे यहाँ से यहाँ तक माइनस के डी बाई टू कॉस अल्फा, तो इतना चेंजेज आ जाएगा। इस तरह से किया है। तो टोटल जो Fx आएगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, बताओ। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और ये बचेगा प्लस करके Q डेल Ex अपॉन डेल x डी कॉस अल्फा, ठीक है, इतना ही तो बचेगा। Q डेल E बाई डेल x, और डी बाई टू कितना हो जाएगा, डी कॉस अल्फा। तो Q इंटू डी कॉस अल्फा, Q इंटू डी कॉस अल्फा, और डेल Ex अपॉन डेल x, यहां तक हो जाएगा ये। इसको आगे हम इस तरह से लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, अगर हम लिखना चाहें, डी वेक्टर डॉट आई कैप अगर हम निकालें, डी वेक्टर तो ये रहा, और आई कैप इस दिशा में है, इस वाली दिशा में, तो डी वेक्टर का मोड, आई कैप का मोड, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, अल्फा। तो डी कॉस अल्फा, इस चीज को हम लिख सकते हैं डी वेक्टर डॉट आई कैप, डी वेक्टर डॉट आई कैप। तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, सॉरी वेक्टर नहीं आएगा, एफ एक्स इक्वल टू डी कॉस अल्फा की जगह पर हम लिख सकते हैं डी वेक्टर डॉट आई कैप और डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स। ये परिमाण है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्यू डी वेक्टर डॉट आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स और ई एक्स। इस तरह से लिख सकते हैं कि डेल अपॉन डेल एक्स ई एक्स। इसका मतलब ये है क्योंकि सभी चीजें गुणा में है, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू क्यू, इसको हमने लिख दिया डी वेक्टर अपनी जगह है, इसको लिख दिया डेल वेक्टर इनटू ई वेक्टर। कैसे लिख दिया इसको, ई एक्स। इसको डेल वेक्टर कैसे लिख दिया, केवल हम कौन सी दिशा में बात कर रहे हैं, एक्स दिशा के लिए। डेल वेक्टर को हम वैसे कितना लिखते हैं, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। तो हम केवल एक्स दिशा में परिवर्तन को देख रहे हैं, तो वाई दिशा में परिवर्तन और जेड दिशा में परिवर्तन कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि केवल कौन सी डायरेक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन के लिए। तो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स को हमने कितना लिख दिया, एक्स दिशा के लिए डेल वेक्टर ई एक्स। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं एफ वाई भी लिख सकते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा, क्यू डी वेक्टर डॉट डेल वेक्टर ई वाई, और एफ जेड हो जाएगा क्यू डी वेक्टर डॉट डेल वेक्टर कितना, ई जेड। इस तरह से हो जाएंगे एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड। तो इसमें लिखें, पहले चित्र बना लिया था, उसके बाद यदि कोई विद्युत द्विध्रुव लिखें, यदि कोई विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो यदि कोई विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उसके आवेशों पर बराबर व विपरीत दिशा में बल लगता है, तो उसके आवेशों पर बराबर तथा विपरीत दिशा में बल लगता है, जिससे परिणामी बल का मान शून्य हो जाता है।
जिससे परिणामी बल का मान शून्य हो जाता है। लेकिन यदि द्विध्रुव असमान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उसके आवेशों पर लगने वाला बल समान परिमाण का नहीं होगा। अतः द्विध्रुव पर एक परिणामी बल कार्य करेगा। जिसका मान शून्य नहीं होगा। नेक्स्ट लाइन से लिखना है इसके बाद, माना कोई द्विध्रुव असमान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। जिसके केंद्र के निर्देशांक x, y, z हैं। तथा विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के x, y, z में घटक Ex, Ey, Ez हैं। Ex, Ey, Ez है। तब x दिशा में द्विध्रुव पर लगने वाला बल इसको लिखते हैं पूरा, Fx, Fy और Fz तीनों को निकालो समीकरण 3 तक, कंप्लीट कर दो इसको। समीकरण नंबर 3 तक कंप्लीट करो, सेम लिखना है। तो समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए जो बल आ रहा था उसका मान कितना आ रहा था? शून्य, क्योंकि समान परिमाण के थे, विपरीत प्रकृति के थे, इसलिए बल का मान शून्य था। लेकिन यहाँ समान परिमाण का नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए कितना आ रहा है? P वेक्टर डॉट डेल वेक्टर इंटू ई, P वेक्टर डॉट डेल वेक्टर इंटू ई।
लिखे यहाँ तक समीकरण नंबर 5 तक। क्या किया है, एफ एक्स एफ बाई एफ जेड तीनों घटक आ गए, तो टोटल हमें एफ को लिखना है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इस फॉर्म में लिख देंगे उसको, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, तीनों की वैल्यू पुट की है, जिससे कि हमारे पास बन गया ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, जिससे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया ई वेक्टर। तो एफ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर डॉट डेल वेक्टर इनटू ई वेक्टर, मतलब ई वेक्टर किस किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जेड तीनों पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो बल आघूर्ण यहां तक समीकरण नंबर 5 तक लिखने के बाद, तो बल आघूर्ण कितना हो जाएगा, बल आघूर्ण अगर हम देखें तो वहां पर कितना आ रहा था, P क्रॉस E तो आ ही रहा था, P क्रॉस E तो आ ही रहा था, प्लस में इस F वेक्टर की वजह से और आएगा R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, कितना आएगा R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। वहां पर इसकी वैल्यू 0 हो गई थी, क्यों हो गई थी इस वाले की वैल्यू 0, क्यों हो गई थी, क्योंकि F का मान शून्य था समरूप विद्युत क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पर इसका मान शून्य नहीं है, तो ये वाली टर्म भी यहाँ पर आएगी R क्रॉस F। अब R वेक्टर क्या है, R वेक्टर उस बिंदु O जो हम ले रहे थे यहाँ पर और उसका सदिश का O डैश और O उनके बीच की दूरी है R, मतलब किसी के मूल बिंदु के सापेक्ष द्विध्रुव का क्या है वो स्थिति सदिश, कि कहां पर वो स्थित है, उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है R वेक्टर। तो पहले समीकरण नंबर 5 तक लिखें। और उसमें लिखना, अतः असमरूप विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण, अतः असमरूप विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर होने के साथ साथ, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर होने के साथ साथ इतना तो होगा ही, बल F के कारण भी होता है, बल F वेक्टर के कारण भी होता है। असमरूप विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर होने के साथ साथ बल F वेक्टर के कारण भी होता है, अर्थात टो वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर प्लस R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। R वेक्टर के बारे में लिखना, R वेक्टर क्या है यहाँ पर, जहां R वेक्टर मूल बिंदु के सापेक्ष, जहां R वेक्टर मूल बिंदु के सापेक्ष द्विध्रुव के केंद्र का स्थिति सदिश है। मूल बिंदु के सापेक्ष द्विध्रुव के केंद्र का स्थिति सदिश है, इस तरह से लिख देना लैंग्वेज को। तो बल का मान यहाँ पर ये आ रहा था, वहां पर इसका मान शून्य होने की वजह से ये वाली टर्म शून्य हो जाती है, तो टो इक्वल टू P क्रॉस E ही आता है वहां पर। यदि ये वाली टर्म 0 है, F इक्वल टू 0, तो ये भी टर्म 0 हो जाएगी, तो केवल इतना बच रहा था। लेकिन यहाँ पर इसके साथ साथ ये वाली टर्म भी है, R क्रॉस F वाली भी, R क्रॉस F वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट करें इसको, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।